अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? चलिए आज हम लोग गुलज़ार उर्दू का एक अहम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर से हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन आता ही है। उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग चलिए पहले राइटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सीबीएसई बोर्ड में राइटर्स के बारे में बहुत ही कम लिखने के लिए आता है। आमतौर पर गुलज़ार उर्दू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक या दो क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है वो मुझे पता है, हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन चलिए पहले बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर से देखिए क्वेश्चन आता है, मिर्ज़ा चपाती कौन थे और मिर्ज़ा चपाती ने उर्दू की जो अक़साम बयान की हैं उनकी नाम और ख़ुसूसियत लिखी। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा आता है और क्वेश्चन 1 कम आता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, मिर्ज़ा चपाती के बारे में। तो चलिए उनके बारे में पढ़ने से पहले एक सरसरी निगाह राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद सबक का ख़ुलासा बयान करेंगे आपको और फिर हम लोग पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसके जो लिखने वाले राइटर हैं इनका नाम है अशरफ सबूही। अशरफ सबूही 1909 में पैदा हुए और 1990 में इनका इंतकाल हो गया। इनका नाम था सैयद वली अशरफ और इनका सबूही इनका तखल्लुस था। अदबी दुनिया में अशरफ सबूही के नाम से मशहूर हुए। 5 मई 1905 को दिल्ली में पैदा हुए। अशरफ सबूही ने बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो ये पाकिस्तान चले गए, लाहौर में, वहीं कराची में इनका इंतकाल हो गया। अशरफ सबूही क्यों फेमस है? अशरफ सबूही ने दिल्ली के रोज़मर्रा बामुहावरा टकसाली ज़बान में अदबी मज़ामीन अफ़साने लिखे और आपका जो चैप्टर है मिर्ज़ा चपाती वो दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ इसी बुक से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मिर्ज़ा चपाती जो चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों के सामने इसका ख़ुलासा बयान कर देते हैं ताकि आप लोग इससे मानूस हो जाए इस चैप्टर से, जब भी इसके बारे में बात करें तो आपको आसानी हो समझने में। तो देखिए मिर्ज़ा चपाती जो है ये मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे, यानी बहन के बेटे थे और इनका पूरा नाम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन था। हम लोग इनके पूरे नाम के बारे में पढ़ेंगे और इनका नाम मिर्ज़ा चपाती कैसे पड़ा इसके बारे में भी जानेंगे और मिर्ज़ा चपाती की कुछ ख़ुसूसियात है, उनकी कुछ आदात है। मिर्ज़ा चपाती जाहिर सी बात है नवाब थे और मुग़ल घराने से इनका ताल्लुक़ था, तो इनके अंदर बहुत सारी ख़ुसूसियात, बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी थी जो बादशाहों के अंदर होती है। ठीक है, इनकी कुछ आदतें थी और इनकी क्या तकरीबन हर शख्स की जो किले के अंदर रहता था उसकी कुछ ख़ुसूसियात थी, जैसे कबूतरबाज़ी करना, पतंगबाज़ी करना और जो आखिरी ज़माने में मुसलमानों के अंदर जो ऐब पैदा हो गया था वो तमाम खूबियाँ कह लीजिए या ख़राबियाँ कह लीजिए इनके अंदर पाई जाती थी मिर्ज़ा चपाती के अंदर। मिर्ज़ा चपाती का नाम मिर्ज़ा चपाती कैसे पड़ा? इनका नाम तो जाने साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन उर्फ़ मिर्ज़ा फ़खरू और मुलक़ब भी मिर्ज़ा चपाती, तो मिर्ज़ा चपाती के लक़ब से ये मशहूर हुए। इनका नाम मिर्ज़ा चपाती कैसे पड़ा हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बता देते हैं आपको कि ये हर जुमेरात के दिन रोटी को तोड़कर मलीदा बनाकर ये गरीबों में तकसीम करते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम मिर्ज़ा चपाती रख दिया। चलिए अब हाँ, एक ख़ुसूसियत और है कि मिर्ज़ा चपाती ने राइटर को यानी अशरफ सबूही को उर्दू की अक़साम बताए हैं। उर्दू की कितनी किस्में हैं? जाहिर सी बात है उर्दू तो उर्दू होती है, उर्दू की कितने टाइप्स हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उर्दू की 2 टाइप है। एक ख़ास उर्दू जो आवाम नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, एक आम उर्दू जिसको जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो बोलते हैं। लेकिन मिर्ज़ा चपाती ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो अशरफ सबूही, मैं बताता हूँ उर्दू की कितनी अक़साम हैं और उन्होंने तकरीबन उर्दू की 7-8 किस्में बयान की हैं। तो वो कौन कौन से उर्दू के
अक़साम हैं, उनके क्या नाम हैं, यही ख़ास चैप्टर का ख़ुलासा है और यही एग्ज़ाम में आता है। आप लोग उर्दू के जितने अक़साम हैं, टाइप्स हैं, उसको याद कर लें। बस इस चैप्टर से आपको खुलासी मिल जाएगी और इस चैप्टर के अंदर दूसरी कोई चीज़ है नहीं। अब देखिए उनके हुलिये के बारे में पूछ रहा है कि इनके हुलिया कैसा था। एग्ज़ाम में आता है मिर्ज़ा चपाती के हुलिये को लिखिए, उनके सरापा को लिखिए, वो कैसे दिखते थे। खुदा बख्शे मिर्ज़ा चपाती को। ये जब कोई शख्स मर गया हो तो उनका नाम इस तरीके से लिया जाता है, मरहूम। नाम लेते ही सूरत आंखों के सामने आ गई। गोरा रंग, बड़ी बड़ी उबली आँखें, लंबा कद, शानों से ज़रा झुका हुआ, चौड़ा शफ़ाफ माथा, तैमूरी दाढ़ी, चंगेज़ी नाक, मुगलई हाड़। ये तमाम एग्ज़ाम में आते हैं कि वो उनके सरापा कैसे थे। तो लंबा कद था, चौड़ा शफ़ाफ माथा था और तैमूरी दाढ़ी थी, चंगेज़ी नाक, मुगलई हाड़। हाड़ जानते हैं, मतलब बॉडी को कहते हैं। लड़कपन तो किले की दर दीवार ने देखा होगा, जवानी देखने वाले भी ठंडा सांस लेने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ढलता वक्त और बुढ़ापा हमारे सामने गुजरा। राइटर कहते हैं कि हमने इनकी जवानी को नहीं देखा, लड़कपन को नहीं देखा, हाँ बुढ़ापे को हमने देखा। लुटे हुए ऐश की एक तस्वीर थे। जिस तरीके से कहीं पर भी फंक्शन हो और फंक्शन के बाद, शादी के बाद टेंट और कुर्सी की जो हाल होती है बिखरी बिखरी, वैसे ही बेचारे ये बिखरे बिखरे थे। ऐश की एक तस्वीर, रंगो रोगन उतरा हुआ मोहम्मद शाही खिलौना जिसकी कोई कीमत ना रही थी। जाहिर सी बात है, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ थे, तो इनकी क्या कीमत थी? कोई कीमत नहीं थी। कहते हैं कि दिल्ली के आखिरी ताजदार ज़फ़र के भांजे थे। ज़फ़र, मैंने बताया ज़फ़र ये कौन है, वही बहादुर शाह ज़फ़र है। और भांजे थे, ज़रूर रहे होंगे। पोतड़ों की शाहज़ादगी ठिकड़ों में दम तोड़ रही थी, तो भांजे किस खेत की मूली है। कहने की बात यह है कि पोते और नवासियाँ को तो कोई नहीं लोग पूछते थे, और ये भांजों को कौन पूछे। लेकिन मिजाज में रंगीलापन था। जली हुई रस्सी के सारे बल गिन लो, यानी रस्सी जल गई थी लेकिन बल नहीं गए थे। वही नवाबियत इनके मिजाज में रची बसी थी। जब तक जिए पुरानी वजह को लिए जिए, और जब तक मरे ना तो कबूतरबाजी छोड़ी, ना तो पतंगबाजी छोड़ी। मुर्गे लड़ाए, बुलबुल तैराकी का शुक्र रहा। शौबेबाजी मतलब जादूगरी, शतरंज के बड़े माहिर थे। गायब खेलते थे, खुदा जाने गदर में क्यों कर बच के निकल गए। गदर जानते ही आप लोग। 1847 में हिंदुस्तानियों पर, ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा किया, और जितने भी बादशाह के घराने के लोग थे, जितने भी मेल ख़ास तौर से थे, सबको इन्होंने कत्ल कर दिया। राइटर वही कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे 1857 में कैसे बच गए ये। हालांकि सबके सरों को गिन लिया था, सबको अंग्रेज़ों ने फांसी चढ़ा दी थी। जेल के सामने खूनी दरवाजे ने इनकी सर की भेंट क्यों न कबूल की। अंग्रेज़ी अमलदारी हुई, बदअमनी का कोई अंदेशा ना रहा। मराही में खुसरवाना की लहर उठी, ख़ानदान शाही की परवरिश का ख्याल आया। पेंशन मुकर्रर हुई मगर बराए नाम। कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, जब अंग्रेज़ ने देख लिया कि अब इनके जो घराने वाले हैं, ख़ास तौर से मुगलिया सल्तनत के जो लोग हैं, अब कोई सर उठा कर जी नहीं सकेगा और कोई हमारे ख़िलाफ़ सामने नहीं आ सकेगा, तो उन्होंने फिर पेंशन देने का इनको ख़्याल आया। कहा कि अब हम इन्हें पेंशन देंगे जो बादशाह के घराने से, जो शाही घराने से। लेकिन साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन उर्फ़ मिर्ज़ा फ़खरू अल-मुलक़्क़ब बिही मिर्ज़ा चपाती, देखिए इनका इतना बड़ा नाम है। यहाँ से साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन, इनका उर्फ़ था मिर्ज़ा फ़खरू और मुलक़्क़ब, और ये लक़ब इनका था मिर्ज़ा चपाती, ने मर्दाना वार ज़िंदगी गुजारी। यानी घर बार कभी रहा होगा, जब से यादल्ला हुई दम नक़द ही देखा। यानी पता नहीं इनके औलाद होगी या नहीं होगी, हमने तो नहीं देखा। जब से हमारी इनकी मुलाकात हुई, हमने इन्हें वाहिद ही देखा, मतलब ये अकेले ही देखे। इनके घराने कोई शख्स को हमने नहीं देखा। किले की गोद में बाजियों के सिवा सीखा ही क्या होगा जो बिगड़ते वक्त काम आता। अपने वालिद रहीमुद्दीन हया से एक फ़कत शायरी वर्से में मिली थी। इनके जो वालिद थे मिर्ज़ा फ़खरू के, मिर्ज़ा चपाती के, वो शायर थे और इन्हें भी शायरी वर्से में मिली थी। लिखना पढ़ना तो नहीं जानते थे। यानी
लिखना पढ़ना तो नहीं जानते थे, मगर ज़बान तोतली हाफिज़ा इस बला का था कि 100 बंद के अशआर मुसद्दस अजबर थे। क्या मजाल कि कहीं से कोई मिसरा भूल जाएं। गोया ग्रामोफोन थे, मतलब टेप रिकॉर्ड की तरह थे। कोक दिया, मतलब इसको स्टार्ट किया और चले। एक दिन किसी ने मिर्ज़ा साहब के सामने ये मिसरा पढ़ा, सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब, सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब। इस पर मिसरा लगाने की फरमाइश हुई। मिर्ज़ा साहब ने उसी वक्त मिसरा लगाकर एक आला पाया का शेर बना दिया। शह ने आबिद से कहा, बदला न लेना शमर से, सर अदू का हो नहीं सकता मेरे सर का जवाब। शायर तो नहीं, पढ़े लिखे तो नहीं थे, वाली साहब शायर थे, लेकिन इन्होंने कितना बेहतरीन शानदार मिसरा लगा दिया कि हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि अगर मेरा कोई बदला ले, अगर मुझे तलवार से कोई वार करे, हमला कर दे और मेरा सर को उतार ले, यानी मुझे कत्ल कर दे, तो कोई बदला ना लेना, क्योंकि मेरा दुश्मन जो है मेरे सर का वो मुकाबला नहीं कर सकता। कहाँ दुश्मन और कहाँ मेरा सर, उसकी कोई कीमत नहीं मेरे सर के मुकाबले में। अब ये देखिए, राइटर कहते हैं कि मुझे किला मरहूम के हालात और मौजूदा तहज़ीब पर उनकी नोक झोंक जितनी मज़ा देती थी वो मेरा दिल ही जानता है। कभी कभी वो मुझे पतंगबाजी के दंगलों में ले जाते, मुर्ग और बुलबुलों की पालकियाँ दिखाते, तैराकी के मेले भी ले गए, कबूतर भी मुझे दिखा दिखा के उड़ाते। सब कुछ किया, मैं जहाँ था वहीं रहा। राइटर कहते हैं कि मुझे हर जगह लेकर जाते, यानी वो जैसे पुराने ज़माने में जब इनका ज़माना था, दरबार जब आबाद था, किला, तो पतंगबाजी के दंगलों में ले जाते, तैराकी के मेलों में ले गए, हर जगह लेकर गए जहाँ ये पहले जवानी के दिनों में जाया करते थे। एक दिन दोपहर के कुछ 2 बजे होंगे कि ये राइटर के पास आए। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आंखें उबली हुई थी, चेहरे से गुस्सा टपक रहा था। हमने कहा, आज तो साहिब आलम के कुछ तेवर और हैं। कई मिनट तक खामोश रहे। मैं उनका मुँह तकता रहा। फिर कहने लगे, सैयद, इस पठानचे का टिटर मग़ज़ापन देखा, बड़ा अफलातून बना फिरता है। बाबा तो झुक झुक कर मुजरा करते हुए मर गया और ये बाबू बनकर बाबू की तरह दुल्तियाँ झाड़ता है। शर्त के 4 जामा कस दूँ, सारी टर्फिश निकल जाए। मैंने समझा नहीं कौन पठानचा। अरे ऐसे नन्हे समझे नहीं मियाँ, वही काले खां का लड़का जो कचहरी में नौकर है। इनकी एक खान साहब से थोड़ी सी अनबन हो गई, तो वो कह रहे हैं इसका बाप तो मुजरा करते हुए मर गया और ये साहब बेटा बाबू की तरह, मतलब अंग्रेज़ साहब की तरह, लाट साहब की तरह दुल्तियाँ झाड़ता है, मतलब नवाब बना फिरता है। एक दिन राइटर ने पूछा, सुना है कि किले के आखिरी दौर में शहर की हालत बदल गई थी, न छोटों का रख रखाव रहा था, न बड़ों का अदब। मिर्ज़ा, तौबा तौबा, तुमने दिल्ली को दम तोड़ते देखा ही नहीं, उसका मुर्दा देखा। मुर्दा वो भी लावारिस। मियाँ, शहर आबादी की बातें किले वालों के सदक़े में थी। जैसे जैसे उठते गए, दिल्ली की असलियत का अंधेरा छाता गया। कह रहे हैं, एक दिन राइटर ने कहा कि दिल्ली की हालत बदल गई है अब। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली की हालत तुमने कहाँ देखी, दिल्ली तो बहुत पहले ही मर चुका था, उसका मुर्दा तुमने देखा है। और दिल्ली की जो रौनक थी वो किले वालों की वजह से थी। किले वाले कौन? मतलब इनके मामू जान, बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। एक दिन ये एग्ज़ाम में आता है, भला बताओ तो सही। एक दिन कहने लगे, भला बताओ तो सही, उर्दू की कितनी किस्में? मैंने हैरान होकर पूछा, साहिब आलम, उर्दू की किस्में कैसी? कहने लगे, वाह भाई वाह, तुम दिल्ली वाले नहीं हो, कई बाहर से आके बस गए हो। मैं शर्मिंदा हो गया, क्या जवाब दूँ। मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक ही किस्म थी उर्दू की, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं अवाम और ख़वास का फ़र्क। जब मैं चुप था तो कहने लगे, सैयद परेशान ना हो, मुझसे सुन ले, भूलियो नहीं, फिर पूछेगा तो बताऊंगा नहीं। मैंने बड़े शौक़ से मुतवज्जा होकर उनसे कहा। उन्होंने कहना शुरू किया, अब देख लो, अव्वल नंबर पर कुल आऊज़ु वाली उर्दू, अव्वल नंबर पर उर्दू मुअल्ला है। अब देखिए, यहाँ से आप लोग याद रखने की चीज़ है, उर्दू की कितनी किस्में। पहले तो नंबर थे उर्दू मुअल्ला, ये 1 नंबर पे सबसे ऊपर है।
इनके मुताबिक, मिर्ज़ा चपाती के मुताबिक, वो कहते हैं कि ये उर्दू इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि इसको मामू जान बोलते हैं। उनके पास उठने बैठने वाले लोग बोलते थे। मामू जान इनके मतलब बहादुर शाह ज़फ़र। दूसरे नंबर की जो उर्दू है वो कुल आऊज़ु वाली उर्दू है। ये मौलवी हजरात वाइज़ों में और आलिम बोलते हैं। कुल आऊज़ु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आइन क़ाफ़ शीन बहुत निकालते हैं मौलवी हजरात। तीसरे नंबर की जो उर्दू है वो खुदरंगी उर्दू है। खुदरंगी उर्दू मतलब आधी इंग्लिश, आधी हिंदी और आधी फ़ारसी की आमेज़िश मिली हुई ज़ुबान, खुदरंगी उर्दू। अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले और आजकल जो आप लोग क्लास में बोलते हैं ये वही उर्दू होती है। 80% इंग्लिश के वर्ड्स, 10% उर्दू, कुछ 1-2% हिंदी के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर की जो उर्दू होती है वो हुड़दंगी उर्दू। हुड़दंगी उर्दू वही जो कॉमेडियन वगैरह बोलते हैं। पाँचवें नंबर की लफंगी उर्दू है। और लफंगी उर्दू कौन बोलते हैं? जो लोग पहलवान होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सलमान खान की मूवी और पहलवानों की सुल्तान, उनके कुछ अपने अल्फाज होते हैं, कुछ अपने अल्फाज बोल करके वो पहलवानी के लिए कूदते हैं। छठे नंबर की जो उर्दू है वो फ़िरंगी उर्दू। फ़िरंगी उर्दू तो आप जानते ही हैं। फ़िरंगी उर्दू वो जो विलायत से पढ़ कर के आते हैं, टूम टाम करते रहते हैं, टोमेटक। उसके बाद एक और होंगी उस उर्दू है वो सरभंगी उर्दू। चरसी और गांजेड़ी जो लोग पीते हैं उनकी एक ज़ुबान होती है, उनके कुछ अपने अल्फाज होते हैं। तो ये तमाम के तमाम उर्दू के किस्में हैं, टाइप्स हैं, आपने इसको देख लेना है। इस चैप्टर में पढ़ने के लायक बस यही बातें थी और इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं नहीं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, एक मरतबा ये मीर कनकैया लखनऊ के वाजिद अली शाह भी अपने ज़माने का बहुत बड़ा नवाब था। तो उसका जो पतंगबाज था मीर कनकैया, वो उनकी और इनकी आपस में एक मरतबा पतंगबाजी होती है और बेचारे ये मिर्ज़ा चपाती हार जाते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मिर्ज़ा चपाती कौन थे, उनका हुलिया कैसा था? तो मिर्ज़ा चपाती बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे और उनका हुलिया मैंने बताया, मुगलई हाड़ और चंगेज़ी नाक और शान दराज। इस तरीके से वो आपको याद करना है इनके बारे, हुलिया के बारे में, जो बिल्कुल शुरू में है। चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही आपको इनका हुलिया मिल जाएगा। मिर्ज़ा चपाती ने उर्दू की जो अक़साम बयान की है वो मैंने अभी बता दिया आप लोग को। सबसे पहले उर्दू मुअल्ला, कुल आऊज़ु की उर्दू और फिर फ़िरंगी उर्दू और फिर हुड़दंगी उर्दू और सरभंगी उर्दू वगैरह वगैरह 4-5-6 किस्में हैं जो उसको आप लोग को याद कर लेना है। इसमें देखिए मिर्ज़ा चपाती ने क्यों कहा है कि दुनिया का यही कारखाना है, आज इसका तो कल उसका ज़माना है। यानी मिर्ज़ा चपाती ने कहा कि हम लोग ऐश व इशरत में पड़े हुए थे और हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक हिंदुस्तान पर राज किया और हर शख्स का एक बुढ़ापा आता है और हमारा भी बुढ़ापा आया, या हमारी हुकूमत पे बुढ़ापा है और हम लोग भी चले गए। मतलब हर शख्स, हर उरूज के बाद ज़वाल है। एक शायर ने कहा है, जानते हैं, कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। तो जो ऊंची इमारत होती है उसको हुई, जाहिर सी बात है उसके मुक़द्दर में भी नाकामी है, आज नहीं तो कल। यही हाल हुआ मुग़ल एम्पायर का। किले की पतंगबाज़ी और आज की पतंगबाज़ी में क्या फ़र्क है, ये इसको मैंने नहीं बताया लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। किले की पतंगबाज़ी जो हुआ करती थी उससे बहुत सारे लोग खर्चे चलते थे। पतंग बनाने वाले को पैसा दिया जाता था, उसकी जो रस्सी डोरी हुआ करती थी उसके पैसे मिलते थे और जब पतंग कटते थे तो उसको लेकर आते थे, लूट कर लेकर आते थे, उसके पैसे मिलते थे। और आजकल पतंगबाज़ी में कुछ पैसे नहीं मिलते, इसलिए किले की पतंगबाज़ी आज की पतंगबाज़ी में बहुत फ़र्क है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों से शेयर कर दे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।